स्टार्ट। वी आर इन द 14 प्रिंसिपल, डोंट वरी, इतना लेंथी क्वेश्चन का टेंशन लेने की तो नहीं है, ओके ना। अभी तो अपने ऊपर, लेकिन वो सारे 14 पॉइंट्स का मीनिंग मालूम होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में वो ईच पॉइंट को दे विल कवर्ड, ओके। वो लॉन्ग आंसर के पॉइंट नहीं वैसा इतना कैसे रेडी करना है, बट वी हैव टू। अब चाहता हूँ मैं 10 पॉइंट पे स्टॉप कर सकता था, बट वी नीड टू बी नो अबाउट द ईच एंड एवरी पॉइंट्स। सेकेंड, एक क्वेश्चन नॉट ओनली आपके टेक्स्ट बुक्स के लिए, ये होल लाइफ के लिए, जिंदगी में जिन लोगों ने ये 14 प्रिंसिपल अप्लाई किया है वो कभी फेल्यूर का मुंह नहीं देखा है। अगर लाइफ में आप, चाहे आप एजुकेशन लाइफ हो, स्पोर्ट्स लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, बिजनेस लाइफ हो, इन ऑल दैट इट विल बी यूजफुल, ओके ना। तो दैट्स व्हाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। फर्स्ट, द प्रोफेसर हेनरी फॉयल। हेनरी फॉयल फर्स्ट एक फ्रांस, मालूम है ना, फ्रांस कंट्री, हाँ, तो वहाँ पे दे आर ही वाज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर, ओके ना। तो वहाँ पे वो माइनिंग मतलब मालूम है, जमीन ब्लॉक के अंदर कोयला खुदाई करते ना, तो माइनिंग कंपनी था, उसके अंदर वो एक इंजीनियर थे। तो उन्होंने जब अपना वर्क किया रहेगा ओवर अ पीरियड टाइम, तो बाय एक्सपीरियंस एक लेबर का क्या प्रॉब्लम है वो लेबर ही समझ सकता है, बॉस का भी लेबर के प्रॉब्लम को नहीं समझ सकता, यू नो। किसान क्या है, खेती क्या होता है, वो खेती करने वाले को होगा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, रिमेंबर। तो सिमिलरली बिकॉज ही इज वर्किंग इन द फील्ड माइनिंग वर्क, ओके, तो बाद में ओवर अ पीरियड टाइम उन्होंने देखा कि एक एम्प्लॉई और एक मैनेजमेंट के बीच में ज्यादातर क्या होता है, ठसा रहता है, हमारी मांगे पूरी करो, संस्कार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बस ऐसे नारा लगता रहता है। तो लेबर एंड मैनेजमेंट, दैट्स कंपनी बॉस, उनके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, ओके। फॉर दैट ही रिटन द 14 प्रिंसिपल। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या रहेगा, डैश वाज द हेनरी फॉयल वाज अ डैश इंजीनियर और फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर, ओके। हु वाज द फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर, हेनरी फॉयल, राइट। ही रोट हिज बुक्स, उन्होंने अपना एक बुक राइट किया था, दैट इज कॉल्ड जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। हाउ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हाउ टू मैनेज, तो कैसे आप इंडस्ट्री को आप मैनेज करते हो, उससे रिलेटेड वो बुक्स था, ओके। एंड ही आल्सो कॉल्ड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। आज जो मैनेजमेंट वर्ड एवरीवेयर एप्लीकेबल होता है, उसके पीछे का जो क्रेडिट किसको मिलता है, हेनरी फॉयल को मिलता है। तो हेनरी फॉयल इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। इसके बाद एक और आने वाला है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देयर इज टू, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट एंड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हेनरी फॉयल इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट एंड F.W. Taylor is called father of scientific management। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले, रिमेंबर, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्वेश्चन आया तो उसका फादर कौन है, F.W. टेलर, एंड मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर हेनरी फॉयल, ओके। ही गेव द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने बोला कि मैनेजमेंट के लिए टोटल मेरे पास 14 रूल्स है, ओके, वन नीड टू फॉलो दैट। देखते वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, गिवन द डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क। समटाइम कुछ बच्चे लोग, ओके, से क्रिसमस वेकेशन, दिवाली वेकेशन या गणपति का वेकेशन 5-6 दिन का, ओके, खासकर स्कूल में हिस्ट्री वाले टीचर है वो भी होमवर्क देखे गई, साइंस वाले है वो भी देखे गए, ज्योग्राफी वाले वो भी टपली मार के गए, सब 5 ही दिन छुट्टी में ऐसा लगा कि भाई भगवान क्यों दिया छुट्टी, भाई नहीं देता, राइट ना। अब वो बच्चे लोग क्या होते, सारे सब्जेक्ट लेके बैठते घर पे होमवर्क करने के लिए, वो बुक का प्रेशर देख के ना एक का भी होमवर्क नहीं होता है। रादर टू टेक ऑल द बुक एट अ टाइम इज बेटर टू टेक वन बाय वन, दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क। सारा सब्जेक्ट आप एक साथ नहीं कर सकते थे, ओके, सो वी कैन डिवाइड द वर्क। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है, वर्क को क्या करो, डिवाइड कर दो। परचेज डिपार्टमेंट, तो गिव देम एक परचेज डिपार्टमेंट, उसका क्या काम है, ओनली परचेज से कंट्रोल करना। सेल्स डिपार्टमेंट, यू ओनली फोकस ऑन सेल्स। HR डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, उसका ओनली कॉन्सेंट्रेट है एम्प्लॉय के ऊपर। तो इस तरह से वर्क को जब डिवाइड करेंगे तो हर एक आदमी का काम क्या रहेगा,
वो डिवाइड है, उसको उतना ही कंट्रोल करना। लाइक कॉलेज में एसपी का सर, ओसी का सर का सब सेपरेट है, तो हर एक सर को खाली अपने सब्जेक्ट को ही कॉन्सेंट्रेट करना है, तो इससे वर्क का क्वालिटी क्या आएगा, अच्छा रहेगा ना। एक सर को सारा सब्जेक्ट पढ़ाना रहेगा तो उस पर प्रेशर ज्यादा है, और व्हेन देयर इज अ डिफरेंट सर फॉर ईच सब्जेक्ट द प्रेशर विल बी लेस, और लेस प्रेशर है तो आपका वर्क क्या आएगा, बेटर रहेगा, राइट। इट इज कॉल्ड अ वर्ड डिवीजन ऑफ वर्क। समझता मैं क्या बोल रहा हूँ? इट ब्रिंग द स्पेशलाइजेशन इन द वॉइस, क्वालिटी ऑफ वर्क स्पेशलाइज। डॉक्टर्स, झोला छाप डॉक्टर, डॉक्टर सर मेरा नाक में दर्द है तो भी लाल किला गोली, डॉक्टर साहब दांत में दर्द है कान पकड़ के जा रहा हूँ तो भी लाल किला गोली। लेकिन जो एमबीबीएस एमडी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, वो बच्चों का स्पेशलिस्ट, खाली वो बच्चों का स्पेशलिस्ट, लेडीज स्पेशलिस्ट, डेंटिस्ट, वो पर्टिकुलर फील्ड के। अब डेंटिस्ट में आंख लेके जाऊंगा तो नहीं दिखाएगा, ट्रीट करेगा वो मेरे को, सॉरी सर आपको कहीं और जाना पड़ेगा, राइट। दे आर स्पेशलाइज्ड, ठीक है। सो डिवीजन करने से क्या फायदा होता है, क्वालिटी और स्पेशलाइजेशन ब्रिंग होता है। एज दैट वर्क डिवाइडेड एंड अलॉटेड टू रिस्पेक्टिव वर्कफोर्स, अब आप वर्क को डिवाइड करके जो काम जिसको आता रहेगा। अब सेल्स डिपार्टमेंट, हाँ ठीक है, और सेल्स डिपार्टमेंट में मैंने लक्ष्मी गुप्ता को अपॉइंट कर दिया हूँ। वो लक्ष्मी गुप्ता को जो कभी मुंह से खोलती ही नहीं, आवाज ही नहीं, तो क्या बेचेगी, ओके ना। तो सेल्समैन वो होगा जो इसको एकदम एक्सपर्ट बोलने में होना चाहिए, तो ही सेल्समैन हो सकता हो, ओके ना। अगर वो बोलने में एक्सपर्ट है ना तो पत्थर भी बेच देगा। फिर दुकान वाली क्या ब्रांडेड है, क्या आपकी परख है, एकदम बहुत बेस्ट, कैसा लग रहा है, बहुत ज्यादा सुपर लग रहा है, कभी बोलता खराब लग रहा है नहीं सर, जरी मनी में बेचते हैं। नेक्स्ट, सो इट इम्प्रूव द एफिशिएंसी, इससे क्या होगा, आपका काम फास्ट होएगा, क्योंकि उस हर एक वर्कर को आपने, अभी ओसी का सर है तो उसको ओसी का नॉलेज है। अगर मैं उस बेचारे सर को इको बोलूंगा पढ़ाने के लिए, नॉट पॉसिबल। जो सर जिस फील्ड में है उसको उस फील्ड का काम देंगे तो ही विल डू बेटर, ओके। दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क, बराबर है। नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी यानी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, ओके। एक पेरेंट्स आए, सर देखिए मेरा बच्चा 2 साल से 10वीं में फेल हो रहा, प्लीज सर थोड़ा पढ़ा के इस बार। मैं ठीक है, बाद में सर प्लीज मारिएगा नहीं, मैं उसको बहुत प्यार से पाला हूँ। आप मेरे को जिम्मेदारी दे रहे हो उसको 10वीं पास करने का भी, और मेरा हाथ भी बांध रहे हो, मारना मत, पॉसिबल। अगर आपने उसको ओके, तो देयर शुड बी द प्रॉपर बैलेंस, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों होना चाहिए, ओके। देखिए अगर मान लो पेरेंट्स से कहा है, सर आप जैसा मारना है पीटना कैसा भी मारो, मैं बोलने नहीं आऊंगा लेकिन पास होना चाहिए। अब मैं खाली मार ही रहा हूँ तो भी गलत है, कि पावर ज्यादा हो गया तो उसका मिसयूज करेंगे, ओके। एक अभी बच्चे के सामने ही बोलते, सर इसको मारना मत प्लीज, नहीं पढ़े चलेगा, मारना मत। अब बच्चे के सामने, बच्चे के साइड में बोलो तो चलेगा, लेकिन बच्चे के सामने अगर बोलते सर मारना मत उसको, अब बच्चा तो वाला है, आप तो कुछ भी करूंगा मैं, सर तो मारने वाले नहीं मैं ही विल कर। तो अब मेरे को पावर है ही नहीं कुछ करने के लिए, तो मैं टेंशन में खड़े रहूंगा बस, दैट्स फ्रस्ट्रेट, ओके। तो देयर शुड बी द बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर अथॉरिटी ज्यादा, पावर आपको ज्यादा था, उसका मिसयूज होगा ना, अपने पावर का लोग गलत इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पावर नहीं दिया और जिम्मेदारी आपने ज्यादा दे दिया तो टेंशन रहेगा कि भाई मेरे को कुछ डिसीजन लेने का कोई ऑर्डर ही नहीं है, ओके। और खाली मेरे से लोग काम चाह रहे हैं तो मैं अपने आप को सुसाइड कर लूंगा, फ्रस्ट्रेशन। सो अथॉरिटी मीन्स राइट टू टेक द डिसीजन, राइट्स मतलब राइट्स लिख दो, राइट्स अधिकार। अथॉरिटी ऑलवेज कम विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे जैसे आपको अथॉरिटी मिलता है वैसे वैसे आपको जिम्मेदारी भी है, ओके। आपको ये मम्मी पापा गाँव जा रहे हैं और आप घर में बड़े हो, ओके। मम्मी ने आपको 2000 रुपये दे के गई कि बेटा हम लोग 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आएंगे तो 2000 घर का खर्चा के लिए। मस्त यार, 2000 रोज पिज्जा बर्गर मस्त था, पैसे आपको दे देते, आपको पावर मिल गया। घर में छोटे भाई बहन हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी आपका ही है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर शुड बी बैलेंस, दोनों बैलेंस होना चाहिए, ज्यादा पावर नहीं ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ओके। क्योंकि अगर मोर पावर अथॉरिटी इज मोर तो क्या होगा,
लोग इसको मिसयूज करेंगे, मतलब इस पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे लोग। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा, जिम्मेदारी लोगों को ज्यादा दे दिए तो बेचारा वो टेंस में रहेगा हमेशा, दैट इज फ्रस्ट्रेशन। ओके, नेक्स्ट है डिसिप्लिन, अनुशासन। ओके, शास्त्रों में भी कहा गया जो अनुशासित हीन व्यक्ति होता है ना वो कभी सक्सेस नहीं होता है। अनुशासित मतलब इनडिसिप्लिन पीपल नेवर गेट सक्सीडेड। तो जो डिसिप्लिन है, हर चीज का अपना सिस्टमेटिक टाइम पे करता रहेगा, ये ऑलवेज गेट सक्सीड। ठीक ना। अब डिसिप्लिन क्या, डिसिप्लिन सबके लिए कि खाली एक के लिए? भाई सबके लिए होना चाहिए। मैंने जाया सभी लोग आ रहे ड्रेस कोड में आएंगे, कोई भी अपने घर के कपड़े पहने या ड्रेस कोड में कंपनी है तो ओके। सभी लोग मतलब मैं भी हूँ उसमें, मैनेजर भी, सारे लोग ड्रेस कोड में आया, मैनेजर वाला मस्त लाल पीला पहन के मस्त है। तो उसमें से कोई एम्प्लॉय टपक गया, सर आप खामोश। डिसिप्लिन एवरीवेयर। ओके ना। कोई भी खा के आ रहे पान इधर आया प्रीमाइसेस में नहीं फेंकेगा मुंह, ओके ना। अब खुद आगे एकदम अंदर लाल पीला करके फेंक रहा है। तो डिसिप्लिन वर्क्स विद ऑल। डिसिप्लिन खाली डिसिप्लिन बनाने वालों के लिए नहीं, मतलब उन लोगों के लिए नहीं और बाकी लेवल लोअर लेवल के लिए नहीं। डिसिप्लिन फॉर टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, ऑल थ्री लेवल्स। So discipline need to follow from top level to lower. Top level मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी मैनेजर, तो टॉप लेवल। मिडिल लेवल सुपरवाइजर, मैनेजर, फोरमैन एंड द लोअर लेवल पे ऑल द वर्कर्स। So good discipline is a result of effective leadership. डिसिप्लिन तभी ऐसा हो सकता है जब आपका लीडर एकदम स्ट्रांग हो, ओके ना। क्योंकि अगर लीडर स्ट्रांग नहीं है तो कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेगा। अभी मैं क्लास से बाहर जाऊं और मनीषा को क्लास का मॉनिटर बना दूं, ओके ना। मनीषा को क्लास का मॉनिटर बनाने के बाद ये लोग मिलके मनीषा बिठा देंगे, बट ओके ना, दैट इज अ डिसिप्लिन। ओके, नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड एंड देन यूनिटी ऑफ डायरेक्टर। देयर टू वर्ड है। कमांड मतलब ऑर्डर देने वाला। अगर एक से ज्यादा अगर कमांडर रहेंगे क्लास में, अगर 2-3 मॉनिटर को बना दो तो एक मॉनिटर को तो ऐसा करने का, एक मॉनिटर को तो ऐसा करने का। कभी तो पीटी के लिए स्कूल में 2 मॉनिटर है, लेडीज और जेंट्स। लेडीज वाले ऐसा खड़े हो, इस लाइन में खड़े सब हो, जेंट्स वाले इस तरह खड़े हो, बच्चे जाके उधर बैठ जाएंगे। एक बोलता इधर, एक बोलता उधर, मैं कहते जा भाई। इसलिए ऑर्डर देने वाला हमेशा सबका मालिक एक ही होना चाहिए। अगर 10 मालिक रहेगा तो कंफ्यूज होगा, ओके ना। दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड। कमांडर हमेशा एक हो, एक से ज्यादा कमांडर रहेगा अटैक, दूसरा बोले स्टॉप। अब वो सिपाही या तो खुद को मार लेगा या तो सामने वाले दोनों मार देगा, ओके। सो ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। सुपीरियर मतलब बॉस, सुपीरियर मीन्स बॉस। तो हमेशा आपको जो भी ऑर्डर देने वाला है आपका बॉस क्या होना चाहिए? एक ही आदमी होना चाहिए, ओके। इट हेल्प टू अवॉइड द कंफ्यूजन एंड सॉल्व डिस्प्यूट्स। क्योंकि अगर एक से ज्यादा का बॉस रहेगा तो क्या होगा? झगड़ा भी होगा और कंफ्यूजन भी होगा कि क्या किसके बात मानू नहीं। से एग्जांपल, मैं बोला विकास जाके चाय लेके आओ, ये जा रहा था, नीचे रमेश सर बोले विकास कहाँ जा रहे? सर का चाय लाने। बैठ रुक, पहले कॉफी लेके आओ। फिर मैं वो इधर जा रहा है, डायरेक्शन चेंज किया बिकॉज उसको चाहिए। विकास मैं चाय बोला, सर रमेश सर कुछ और बोले। नहीं पहले रमेश सर पहले मेरे लेके आओ। फिर रमेश सर अरे लाने पहले, सर उमेश सर बोले, उमेश सर पहले मेरा लेके आओ। ये अभी क्या करेगा, ना उमेश का ना रमेश का, वो सीधे किसी जाके मस्त में कैंटीन में खुद बैठ के चाय पिएगा। दिमाग खराब कर रहा है, इसका ला उसका ला। इसलिए इट विल गेट कंफ्यूजन कि किसका काम मैं पहले करूं। दैट्स व्हाई द ऑर्डर देने वाला एक ही होना चाहिए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड। सेकेंड है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। से एग्जाम्पल, अभी तो मान लो अभी थियोरेटिकल है ना, थ्योरी है, अभी 2 बैच है अपना मॉर्निंग का, एक क्वेश्चन उधर पे भी चालू होगा और आपका भी। बट एक्सप्लेनेशन ऐसा है, मैं क्या ऑडियो रिकॉर्डर हो गया, वीडियो रिकॉर्डर हो गया, ऑन किया और सेम वर्ड उधर पे भी बोला रहेगा। समटाइम एग्जाम्पल चेंज होगा, समटाइम कुछ वर्ड तो चेंज होगा, बट अकाउंट का सम है।
एडमिशन चैप्टर का सम आपको कर रहा हूँ मैं, इवनिंग में सम कर रहा हूँ, अभी मॉर्निंग में भी सेम सम को मैं क्या डिफरेंट ट्रीटमेंट कर सकता हूँ क्या? जब सम सेम है तो उसका एक्सप्लेनेशन फिर थियरी डिफरेंट हो सकता है, उसके एग्जांपल डिफरेंट हो सकते हैं, बट प्रैक्टिकल जो सम करते हो तो सेम होना चाहिए ना। से मैंने अकाउंट का सम किया अदर वे में, आपको कॉलेज में अभी यहाँ पे मल्टीपल कॉलेज के बच्चे हैं और लोगों को कुछ और तरीके से किया, बच्चे कंफ्यूज, उमेश सर तो ऐसा बोले यार, ये सब ऐसा बोल रहे, आप कंफ्यूज बिकॉज सेम सम है और उसका वो सर ऐसा मतलब डिफरेंट बता रहा है, मैं डिफरेंट कर रहा हूँ। ओके, और आपको मैंने होमवर्क दिया हूँ, अरे यार मैं तो कंफ्यूज हूँ, सर तो ऐसा बोले वो ऐसा बोले, जानते करेंगे नहीं, जाके अगले दिन रवि उमेश सर पूछ के फिर करेंगे। आप करने वाले नहीं, क्योंकि आपको दो डिफरेंट तरीका मान पड़ रहा है, यू आर गेटिंग कंफ्यूजन, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन। तो आपको अगर सेम प्लान है और सेम प्रॉब्लम्स है तो उसका सोल्यूशन भी सेम होना चाहिए। ओके, कुछ हिस्ट्री याद है? 1857 में मंगल पांडे, जब हम लोगों ने ब्रिटिश के अगेंस्ट फर्स्ट वॉर स्टार्ट किए, तो वॉर में जब कंफ्यूजन था, हम लोग वेल प्लान नहीं थे, कल नॉर्थ साइड में हम लोग का प्लानिंग था, साउथ साइड में प्लान नहीं था कि हम लोग को ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करना है। अब प्लान हम लोग है, प्लान डिसाइड किया कि कल सूरज को देने का अपने को, ओके 5:06 पे, और सूरज आया और विकास ने 5:04 पे चालू कर देना। हमने तो प्लान 5:06 पे भाई, और पहले दिन है तो वो अलर्ट हो गया, तो प्लान शुड, ओके, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन। सो देयर शुड बी अ वन हेड एंड वन प्लान। वन हेड और वन प्लान मतलब अगर कोई भी एक प्रॉब्लम है उसको एक ही प्लान होना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल प्लान होगा तो गेटिंग कंफ्यूजन अगेन। ईच ग्रुप मस्ट हैव अ सेम ऑब्जेक्टिव, और हर एक का आपका जो टारगेट है वो एक जैसा होना चाहिए। ओके, स्कूल में आप लोगों ने लंगड़ी खेला था, वो पैर बांध के दो लोग मिलके, अब दो लोग का पैर एक ही बांधा हुआ है और रन करना है, तो दोनों का स्पीड अगर डिफरेंट है तो क्या होगा? गिर जाएगा ना। तो दोनों का जजमेंट और स्पीड सेम रहेगा। देखियो लंगड़ी वाला पैर बांध के खेलने वाला, वो गोनी में भी पैर डालते थे। ओके, क्या कहाँ मालूम है, हम लोग म्यूनसिपल में पढ़े थे, मतलब समझे ना। तो दैट मीन उसके लिए दोनों पार्टनर के बीच में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, स्पीड सेम होना चाहिए, जजमेंट ओके तो हो सकता है। ठीक है, तो सिमिलरली जब एक ही ग्रुप है तो उसका प्लान एंड टारगेट भी सेम रहना चाहिए, दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कमांड मतलब ऑर्डर, डायरेक्शन मतलब प्लानिंग, कमांड मीन्स ऑर्डर, तो ऑर्डर देने वाला भी एक होना चाहिए, और आपने जो ऑर्डर दिया है एक ही काम के लिए दो डिफरेंट लोगों को आप अलग अलग प्लानिंग नहीं कर सकते हम लोग। सर नेक्स्ट कितना बड़ा पॉइंट है कि क्या लाइन है सर? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। सर क्या है सर ये? से क्रिकेट सुने हो ना, क्रिकेट ओके खेले भी ओके, तो आपको सेंचुरी बनाने के लिए 2 रन चाहिए एक बॉल में, एक ही बॉल बचे और 2 रन चाहिए, बट टीम को जीतने के लिए 4 रन चाहिए। टीम को मैच जीतने के लिए एक बॉल पे 4 रन चाहिए, बट आप लास्ट बॉल खेल रहे हो और आपको सेंचुरी के 2 रन चाहिए, आप किसके लिए जाओगे? सर टीम के लिए। टीम के लिए मतलब 4 रन के लिए ट्राई करोगे ना, आउट हो गया तो आउट हो गया, कि 2 रन के लिए ट्राई करोगे? अगर आप 2 रन के लिए ट्राई करो तो आपका सेंचुरी तो बन जाएगा, बट टीम हार गया। तो आप अपना 2 रन बन गया सेंचुरी, तो आपका इंडिविजुअल फायदा होगा, लेकिन 4 रन बनेगा तो टीम का फायदा आएगा। हमको क्या सोचना चाहिए पहले? टीम, दैट इज कॉल्ड। कभी भी अपना फायदा पहले मत सोचो, टीम का फायदा, ऑर्गेनाइजेशन का फायदा सोचना है। सेम थिंग लाइफ में भी हम अपना इंडिविजुअल के कंपेयर में हम अपने कंट्री को वी हैव टू गिव अ फर्स्ट प्रेफरेंस, कंट्री, सिटी, सोसाइटी, उसको पहला मौका, उसके बाद अपना चलेगा। ओके, जब देश ही नहीं रहा तो हम लोग कहाँ रहेंगे भाई? ओके, तो ऐसे टीम, दैट इज कॉल्ड सेम। ऑर्गेनाइजेशन, जिस कंपनी में काम कर रहे हो आपको कम रोजी रोटी दे रहा भाई, तो मुझे उसके बारे में भी वी हैव टू थिंक दैट। सो इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेस इंपॉर्टेंस देन द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। कभी भी ऑर्गेनाइजेशन का को हमें ज्यादा महत्व और वैल्यू देना चाहिए कंपेयर टू आवर सेल्फ। समझता मैं क्या बोल रहा हूँ?
सैनिटरी फायर बोलता है कि कभी भी आप इंडिविजुअली आप अपन अगर आपका नुकसान वहाँ चलेगा, पर ट्राई करो कि आपकी वजह से आपको ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान नहीं होना चाहिए। ओके, पॉज कर दो। चले बच्चों, नेक्स्ट है सेंट्रलाइज, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। देयर इज टू वर्ड, सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब पूरा पावर एक जन के हाथ में होना चाहिए, पावर एट वन प्लेस, एक ही आदमी के पास पूरा पावर होना चाहिए। एंड डिसेंट्रलाइज मतलब पावर को आपने स्प्रेड कर दिया, स्प्रेड मतलब सबको दे दिया है। ओके, से मैं बॉस और आप लोग वर्कर हो, कोई भी काम मेरे मर्जी के बिना नहीं होना चाहिए। हाँ, जब तक मैंने बोले नहीं करना है। सारे वर्कर सुबह कल 8 बजे आए, ओके, और मेरे को कुछ प्रॉब्लम आया तो मैं लेट आया, 9 बजे आया, सारे वर्कर बैठे दरवाजे पे, ये क्या हो रहा है भाई, सब लोग बैठे, अरे तुम लोग बैठे हो, कुछ शर्म नाम की चीज है कि नहीं? सर आपने तो बोला कि जब तक मैं कुछ नहीं बोलूँ तुम लोग कुछ करना नहीं एकदम, तो हम इसलिए बैठे। तो किसका नुकसान हो? मेरा नुकसान हो गया, क्योंकि पावर मैंने पूरा अपने हाथ में रखा, और अगर मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो गया, लेट आया, तो वर्कर काम नहीं करने वाले। मैंने अच्छा ठीक है, कल से तुम लोग अपने हिसाब से काम करो। उसके बाद देख रहा हूँ मेरा संस्कार था आता ही, अरे क्या हुआ भाई, तुम लोग क्या करो भाई? कोई देख रहा हूँ सोनाली बेंच उठा के लेके जा रही है, वो एक एसी उठा के लेके जा रही है, क्या हो रहा है? सर आपने तो आप अपने हिसाब से कर, हम अपना लेके जा रहे हैं। फर्स्ट डे मैंने पावर पूरा अपने हाथ में रखा तो भी काम नहीं हुआ, सेकेंड डे मैंने पूरा पावर आप लोगों को दे दिया तो वो भी मेरा नुकसान हो गया। इसलिए दोनों के बीच में अगेन बैलेंस होना चाहिए। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट जो डिसीजन का पॉइंट है वो मेरे हाथ में होना चाहिए, और छोटे मोटे मैटर्स है वो एम्प्लॉय को लेट देट। लाइक अभी घर में स्कूल का फीस भरना है, क्लासेस का भेजना है, कुछ और कोई कोर्स करना है, तो ऑब्वियसली आपको पेरेंट्स से परमिशन लेना है। ओके, बट आपको 10 रुपये पॉकेट मनी है, उधर इमली बिक रहा है, बोर बिक रहा है, उसके लिए भी पेरेंट्स से परमिशन नहीं लेते हो, तो आप ओके कि कोई स्मॉल अमाउंट का है, ओके, कोई नोटबुक लेना है तो उतना परमिशन आपने, तो आपका पॉकेट मनी में था आपने ले लिया क्योंकि आपको पढ़ना ही है। पर जहाँ पे हैवी अमाउंट है तो आप तो कमा नहीं रहे, तो आपको सोर्स ऑफ इनकम, तो ऑब्वियसली आपको पेरेंट्स से कंफर्मेशन करना है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, इट मीन तो पेरेंट्स पे ऐसे ही है। अब ऐसा नहीं कि आपने 50 रुपये का एक बुक खरीदा उसके लिए आपको 10 आर्ग्यूमेंट क्वेश्चन करे, पेरेंट्स नहीं करेंगे। स्मॉल अमाउंट आपने उतना खर्च, इट मीन सम स्मॉल पावर आपको दिए कि आप अपना करो, बट जो बड़े मैटर्स है वहाँ पे पेरेंट्स से आपको लेना है। सिमिलरली कंपनी को भी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन है उनको अपने टॉप लेवल पर लगा देना चाहिए, छोटे छोटे मैटर्स है वो लोअर लेवल को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। पूरा का पूरा पावर एक आदमी के पास रहेगा तो भी वर्क नहीं होने वाला है। सारा पावर दे दिए तो लोग उसका अगेन मिसयूज करेंगे। दैट इज द वर्ड सेंट्रलाइज और सेंट्रलाइजेशन। इट रिफर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी इन वन हैंड, मीन्स सारा का सारा पावर एक ही हाथ में है। ओके, एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन मस्ट, एक्सट्रीम मतलब कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन, पूरा पावर एक आदमी के हाथ में, ये अच्छा नहीं है। हिटलर, तानाशाही, सब काम अपने से, नो, यू हैव टू डिवाइड द सम पावर। ओके, देयर शुड बी द बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। लाइक ऑफ इंडिया देयर इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर हर एक स्टेट का अपना अपना स्टेट गवर्नमेंट है। कुछ डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से लेता है एंड कुछ डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है अपने हिसाब से। दैट इज कॉल्ड सैलरी। तो इट्स कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। समझता मैं क्या बोल रहा हूँ? सेंट्रलाइजेशन मतलब पूरा पावर एक आदमी के पास, ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं। सारा पावर दे दो मतलब दूसरे लोग को, डिसेंट्रलाइजेशन भी चलेगा क्या? नहीं, दोनों में बैलेंस हो। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन तो सैलरी, रेम्यूनरेशन मीन्स सैलरी। ओके, कंपनी ने 3 महीने से वर्कर लोगों को पगार नहीं दिया है, और मैं आया और अच्छा बॉस ने कहा बेटा एक काम कर दो, हमने बोला बुढ़े कहीं के काम कर दो, मेरा बेटे और बच्चे लोग 3 महीने से खाना नहीं खाए हैं, और बोला काम कर लो। इट विल नॉट वर्क, क्योंकि उसका ध्यान अपने फैमिली पे और बेचारे प्रॉब्लम में। इसलिए कंपनी को अपने वर्कर लोगों को सैलरी प्रोवाइड कर, सफिशिएंट सैलरी, इतना सैलरी दो ताकि वो लोग, अब जो अभी स्टैंडर्ड है, अभी सब कंपनी 10,000 कमाता है, आप बोलोगे भाई मैं 5 स्टार होटल के जैसा खर्चा चाहिए मेरे को, तो भी नहीं पॉसिबल है। बट एक सफिशिएंट सैलरी इतना प्रोवाइड करो ताकि वो अपनी 2 रोटी जो बेसिक नीड्स है वो पूरा
कर सकते हैं लोग, ओके ना। सफिशिएंट रेवेन्यू मस्ट बी गिवन टू द एम्प्लॉय, सफिशिएंट मतलब बैलेंस, ओके, सो दैट दे कैन गेट द बेसिक नीड्स, बट ऑन टाइम। मोर इम्पोर्टेंट सैलरी टाइम पे मिलना चाहिए तो फायदा है। अब वो 10 साल का सैलरी 20 तारीख दे रहे हो, 20 तारीख वाला सैलरी अगले महीने दे रहे हो, 2 महीने बाद दे रहे हो, तो इससे वर्कर के इज नॉट हैप्पी, ओके, दे फील अनसिक्योर, बोले क्या है कंपनी सैलरी ढंग से नहीं मिलता है, फिर दूसरे जाते हैं, सो दे हैव टू गिव अ प्रॉपर सैलरी, ठीक है। फेयर रेवेन्यू ब्रिंग द प्रोडक्टिविटी, टाइमली अगर लेबर लोग को सैलरी दे रहे हो क्या होगा, लेबर लोग खुश रहेंगे तो लोग काम ज्यादा करेंगे, दैट इज ऑल प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी काम करने की जो कैपेसिटी हो इंक्रीज होगा। एफिशिएंसी मतलब उनका जो सिंसियरिटी है, सिंसियर हार्ड वर्क, दैट विल अगेन इंक्रीज। तो अगर टाइमली सैलरी रहेगा मिलता है तो लेबर लोग खुश होकर काम करेंगे, तो इसलिए उन लोगों को सैलरी टाइम पे प्रोवाइड करो लोगों को। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट इज स्केलर चैन। स्केलर चैन का क्या है, से ए जब टॉप लेवल मैनेजमेंट है, बॉस है, ए के अंडर में 2 लोग काम करते हैं, बी एंड सी। बी के नीचे डी आता है, अगर सी के नीचे ई ऐसा आ रहा है, इधर एफ है इधर जी है। अब ए ऑर्डर देता है बी को और ए ऑर्डर देगा सी को भी। बी के नीचे कौन है, डी, तो बी अपना इंफॉर्मेशन किसको देगा, डी को, डी एफ को, ये वर्क करता है। एफ को कुछ प्रॉब्लम तो किसको बोलेगा, डी को, डी को कुछ प्रॉब्लम है, बी, बी को, ऐसा। दिस इज अ सीक्वेंस, एक प्रॉपर फ्लो है। इससे क्या फायदा होगा, सिस्टमैटिक कम्युनिकेशन होगा ना, कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई किसको भी नहीं, सब सिस्टम से जा रहा है। और सिस्टम फॉलो करना, अभी हम लोग डिसिप्लिन, सिस्टम फॉलो करना चाहिए, ओके। से एग्जांपल यहाँ पे एफ वर्कर है, ओके ना, और एफ वर्कर आ रहा था ऑफिस में, कैसे बाई चांस उसको एक इन्फॉर्मेशन आया, कुछ सस्पिशियस लोग, सस्पिशियस मतलब जिसपे डाउट है, वो लोग कुछ बात कर रहे थे, हम लोग ई डिपार्टमेंट के आना एक बॉम्ब रख देंगे, और एफ को मालूम पड़ेगा, इसको मालूम पड़ेगा। अब वो इन्फॉर्मेशन उसको यहाँ तक पहुंचाने का है, अगर वो इन्फॉर्मेशन इस रूल के हिसाब से जाएगा तो शायद इसके 13 पे पहुंचेगा वो, राइट ना, आई मीन सो, क्योंकि ये रूल से डी, डी से बी, बी से ए से सी और फिर ई, तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा, सॉरी बहुत देर कर दिया अपने आने में, राइट, ये सारे वर्ड भी नहीं बोल पाएगा वो। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्रॉस कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, ओके। तो क्रॉस कम्युनिकेशन मीन्स ऐसा नहीं ऐसा है, नो, आप या तो फिर जी को अपने सेम लेवल वाले से बात कर सकते हो, ओके। मैं अगर लोअर लेवल पे काम करता तो मैं अपने लेवल वाले से बात करता हूँ, मेरे पे इतना पावर होगी मैं अपने ऊपर वाले से बात करूंगा, तो मैं अपने सेम लेवल वाले में, और वो ई को इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, और आई विल आस्क द डी, और फिर डी विल अपने सेम लेवल को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। एफ टू जी जाएगा, जी से ई को, एफ टू डी और डी विल गो टू द ई, ऐसा हो सकता है। ये इतना घूमने की जरूरत नहीं है, इतना बच जाएगा टाइम आपका, ओके। इस सिचुएशन को बोलते हैं क्रॉस कम्युनिकेशन, बोलते हम लोग क्रॉस कम्युनिकेशन। और ये जो हम लोग इस लाइन यूज किए जिसको वर्ड बोलते हैं गैंग प्लंक, तो लिखा रहेगा गैंग प्लंक। तो इन द केस ऑफ इमरजेंसी, ऐसा कोई अर्जेंट सिचुएशन आ गया और आपको इमीडिएट कम्युनिकेशन करना है, तो आप गैंग प्लंक, इसको वर्ड बोलते हैं स्केलर चेन। नॉर्मली स्केलर चेन एक सिस्टम जहाँ पे कम्युनिकेशन एक लेवल से दूसरे लेवल पे फ्लो होता है स्मूथली, और ऐसे ही फॉलो करना चाहिए। बट अगर अर्जेंट केस आया तो आप क्रॉस कम्युनिकेशन कर सकते हो, ओके। इट मीन्स द हायरार्की ऑफ, ऐसा हो सकता है, ऐसे मान लो अगर जी, ओके ना, को बी से बात करने का है, ठीक है ना, और बात क्या करने वाले हैं, ये बी अपन कल प्लान किया था ना मूवी देखने जाने, तो आने अभी तक लेट हो, चल 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 चल, ये बात करने के लिए क्रॉस कम्युनिकेशन कर सकता है नहीं, सब बहुत अर्जेंट है, क्या अर्जेंट है, मूवी देखने जाना है, टाइम हो गया, दिस इज नॉट अर्जेंट वे, रिमेंबर। तो कंपनी और सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर अर्जेंट है तो आपके अपने पर्सनल अर्जेंसी के लिए नहीं। इट मीन द हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, हायरार्की मतलब सिस्टम, हायरार्की मीन्स सिस्टम,
अब अथॉरिटी फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। तो टॉप से लोअर, टॉप लेवल ऑर्डर देता है मिडल को, मिडल लेवल ऑर्डर देता है लोअर को। इट हेल्प टू फ्लो द कम्युनिकेशन स्मूथ। इससे क्या फायदा होता है, आपका कम्युनिकेशन बराबर जाता है। ओके, बट सम टाइम इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन क्रॉस कम्युनिकेशन इज अलाउड बाय यूजिंग गैंग प्लान। देखिए बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, अभी स्कूल है, क्लास टीचर है, उसके बाद मैनेजर है, फिर मतलब सुपरवाइजर है, प्रिंसिपल है, ट्रस्टी है। ओके ना, अपना पावर है इतना, ट्रस्टी से बात कर रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में हम अपने क्लास टीचर से बात कर सकते हैं मोस्ट प्रॉब्ली। सर प्रिंसिपल से भी डर लगता है कि जैसे प्रिंसिपल सुनते कॉलेज में आ रहे हैं अपन बिल पे गुजरते। ओके ना, तो दैट मीन्स मोर प्रॉब्लम ज़्यादा फ्रेंडली किससे, क्लास टीचर से नॉर्मली। ओके ना, तो इसके अलावा अगर अर्जेंट केस आया तो क्रॉस कम्युनिकेशन यूज करना चाहिए, बट अर्जेंट केस के लिए, वो अर्जेंट अपने फायदे के लिए नहीं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और अदर्स के लिए। नेक्स्ट है ऑर्डर। वो ऑर्डर नहीं, ऑर्डर 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 नहीं, ऑर्डर मतलब सिस्टमैटिक प्लेस। हर चीज सही जगह पे होना चाहिए। इस दुनिया में हर एक चीज के लिए एक जगह बना हुआ है, और चीज उस जगह पे रहे तो अच्छा लगता है। सोने चांदी को अपन दरवाजे पे टांग दो और झाड़ू को पेटी में रख दो, क्या ऐसे पेटी में, क्या चोर लोग को मालूम है पेटी में बहुत वैल्यूबल चीज रहता है, तो झाड़ू रख देने का, तो चोर लेके भागे पेटी, उसको झाड़ू का मिलेगा, सोना चांदी इधर रहेगा, कोई देखे मालूम नहीं पड़ेगा। ऑर्डर मतलब सिस्टम, हर एक चीज का एक सिस्टमेटिक प्लेस है, वो उस जगह पे हो। वैसे वर्ड बोलते हैं स्टाफिंग, पुटिंग द राइट पर्सन द राइट जॉब। सही आदमी को, जो अकाउंटेंट है, जिसको अकाउंट का नॉलेज है, उसको क्या करना चाहिए, अकाउंट का जॉब दो। जो बोलने में ज्यादा मास्टर हो, सेल्समैन, मार्केटिंग का फील्ड दो। ओके, कुछ ऐसे लोग हैं जो प्यार से काम करवा लेते हैं, वो लोगों को क्या कर सकते हैं हम लोग, HR डिपार्टमेंट, HR मतलब ह्यूमन रिसोर्स, वो काम दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो देयर इज अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग मस्ट बी ऑन इट्स प्लेस। हर एक चीज का अपना एक जगह होता है, और उस जगह पे वो चीज रहे तो उसका वैल्यू ज्यादा है। ह्यूमन रिसोर्सेज मस्ट बी प्लेस एट द राइट प्लेस एट द राइट जॉब। तो सही आदमी को सही जगह पे प्लेस करना चाहिए। ओके, दैट इज कॉल्ड वर्ड है ऑर्डर। ऑर्डर तो वो ऑर्डर नहीं देना, ऑर्डर मीन्स पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। ठीक है, नेक्स्ट है इक्विटी। ईच एंड एवरी एम्प्लॉय, इक्विटी मतलब बड़ा इक्वल। कंपनी मैनेजर के लिए सारे एम्प्लॉय एक जैसे हैं और सबको एक जैसे ट्रीट करना चाहिए। ओके ना, दैट इज कॉल्ड इक्वल। यू हैव टू ट्रीट इक्वली एंड फेयरली टू ऑल। सो मैनेजमेंट मस्ट बी फेयर एंड फ्रेंडली टू सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट मतलब एम्प्लॉइज। अभी बड़ा आया था सुपीरियर, सुपीरियर मतलब बॉस, एंड सबऑर्डिनेट मीन्स एम्प्लॉइज। ओके, तो दे शुड नॉट ऑप्ट द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी मतलब सम वर्कर लोगों को अपने फेवर में ले लो और उनके बीच में 36 का WWF कराओ, और पता, यू शुड नॉट अप्लाई दैट। यू हैव टू ट्रीट ऑल द एम्प्लॉइज इक्वली। दे शुड नॉट डू एनी डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन द डिफरेंसेस। आपको चाहे वो कोई भी, चाहे कोई भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, कैसा भी हो एम्प्लॉय, ओके, उनको आपको फेयरली ट्रीट करना चाहिए। ओके, यू हैव नॉट शुड नॉट ऑफ द, अब मान लो जैसे अभी एक पर्टिकुलर, मैं जिस पर्टिकुलर स्टेट से आता हूँ वहाँ के एम्प्लॉय को मैं ज्यादा फेवर करता हूँ, दूसरे स्टेट के एम्प्लॉय को कम। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। मैं जिस रिलीजन से आ रहा हूँ वो एम्प्लॉय को ज्यादा सपोर्ट करता हूँ, दूसरे रिलीजन को नहीं। एज अ मैनेजर वी हैव टू रिस्पेक्ट ऑल द एम्प्लॉइज इक्वली। ओके, दैट इज कॉल्ड वर्ड है इक्विटी। इक्विटी जो वर्ड इक्वल, वो इक्विटी शेयर नहीं। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मीन्स, टेन्योर मतलब लाइफ टाइम पीरियड। कोई भी एम्प्लॉय को अगर लॉन्ग टाइम तक अगर टेम्पररी रखेंगे तो क्या आएगा वो, पहले पॉज करो। हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। हर एक एम्प्लॉय चाहता है मेरे को परमानेंट जॉब मिले, है ना। से कोई एम्प्लॉय 5 or to 6 years ही वर्किंग, बट ही इज नॉट गेटिंग परमानेंट जॉब, अभी वो टेम्पररी है। हमेशा जब भी वो सुबह जॉब पे आएगा उसकी माइंड में ये रहेगा, अगर मेरे से कुछ गलती हो गया तो मेरे को बॉस निकाल देगा।
ही इज नॉट फीलिंग सिक्योर, क्योंकि उसको परमानेंट जॉब नहीं है। ओके, तो हमेशा वो एक तो डिस्टर्ब रहेगा माइंड से, और ऑलवेज वो दूसरी जगह ट्राई करेगा कहीं दिखना अच्छा जॉब है दूसरी जगह, बिकॉज उसको इस कंपनी में उसको सिक्योरिटी मतलब वॉचमैन नहीं, सिक्योरिटी मतलब एक सिक्योर कि हाँ मेरे को एक मतलब परमानेंट जॉब है। ओके, लाइक स्पोर्ट्स, कोई प्लेयर है, अब वो मैच खेलने गया, एक मैच का चांस मिला है, बैट पकड़ने का दिमाग में आ रहा है अगर मैं 0 पे आउट हुआ तो मानो हिस्ट्री के किस पन्ने पे मेरा नाम आएगा मालूम नहीं, क्योंकि मुझे नेक्स्ट मैच का चांस नहीं मिलने वाला है। ओके ना, और जब जैसा आप माइंड में सोच रहे हो वैसा प्रैक्टिकली हो जाएगा 0 पे आउट। देखिए कैप्टन को बोलते डोंट वरी, आपको मैं 5-6 मैच का चांस दे रहा हूँ, अगर आपके अंदर स्किल है तो 5-6 मैच में कहने का तो आप अपना स्किल दिखा ही सकते हो, तो भी उसको चल भाई 6 मैच का चांस है ना, ओके, तो थोड़ा रिलैक्स रहेगा, यू विल डू बेटर। वैसे कंपनी में भी कोई भी एम्प्लॉय को ज्यादा टाइम तक टेम्पररी मत रखो, यू हैव टू गिव द परमानेंट जॉब। ओके, इससे क्या होगा, उसका जो एफिशिएंट काम करने की जो कैपेसिटी हो ज्यादा होएगा। अदरवाइज क्या होगा, ऑलवेज वो फियरफुल रहेगा। फियर मतलब डर रहेगा कि कंपनी में अगर कुछ भी गलत हुआ तो मेरे को निकालेगा। ओके, दैट इज कॉल्ड टेन्योर। टेन्योर मतलब लाइफ लॉन्ग टाइम पीरियड। सो मैनेजमेंट मस्ट अश्योर द एम्प्लॉय फॉर अ जॉब सिक्योरिटी। एज अ बॉस आप एम्प्लॉय को अश्योर करो, डोंट वरी, आप 6 महीने तक परमानेंट हो। चल भाई, आपके अंदर स्किल है तो 6 महीने तक अब सो करो, अगर आपने अपना एफर्ट और मेहनत करके किया तो कंपनी आगे आपको फिक्स कर देगा। ओके, बट अगर कोई न्यू एम्प्लॉय को डायरेक्टली भाई आप परमानेंट हो गए, अब वो एम्प्लॉय मिसयूज करेगा, अरे आप मेरे को कौन निकालेगा, मैं परमानेंट हूँ, तो भी रॉन्ग है। ओके, तो वो भी अगेन मेंटेन आपको करना है मैनेजर, बट ट्राई करना चाहिए एम्प्लॉय को ज्यादा लॉन्ग टर्म तक टेम्पररी यू शुड नॉट गिव देम, यू हैव टू गिव देम परमानेंट जॉब। ठीक है, इट मिनिमाइज द एम्प्लॉय टर्नओवर। टर्नओवर मतलब होता है एम्प्लॉय, आजकल एक तो एम्प्लॉय लोग किसी कंपनी में, कभी अब यहाँ पे बच्चे लोग हैं, अपने पेरेंट्स से जाके पूछना, कोई के पेरेंट्स होंगे जो 10 साल 20 साल से एक ही जगह काम कर रहे होंगे, क्या पैकेज करते हैं, सबके पापा को बोनस मिलता है, आप कुछ लाते नहीं दिवाली में, अरे बेटा मेरे को कंपनी में बॉस बहुत मानते हैं, दैट रिस्पेक्ट ही अर्न। और आजकल के जो जनरेशन है 500 रुपए ज्यादा उधर मिल रहा है, चल उधर चलते। ओके, 1000 रुपए उधर ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, चल उधर चलते। कपड़े बदलने से ज्यादा जॉब बदलते हो लोग। ओके, लेबर टर्न, तो उसमें ऐसा नहीं कि सारा का सारा एम्प्लॉय लोगों का मिस्टेक है, समटाइम मैनेजमेंट का भी मिस्टेक है। ओके, देखिए आप एक एम्प्लॉय को आप लॉन्ग टाइम दे रहे हो, उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, तो एम्प्लॉय सेम जगह पे वो काम करेगा, तो दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय टर्नओवर। कंपनी छोड़ छोड़ के वो जाएगा नहीं। ओके, आप चाहते हो कि एक ही एम्प्लॉय ज्यादा टाइम तक काम करे, इससे क्या आएगा, उसको उस कंपनी का पूरा नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, काम करेगा। अब एक एम्प्लॉय का भी वापस दूसरा आएगा, फिर उसको 2-3 महीना लगेगा टाइम एक्सपीरियंस के लिए, इससे कंपनी में नुकसान है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी मतलब गिविंग द परमानेंट जॉब। इनिशिएटिव, एम्प्लॉय को इतना कॉन्फिडेंस दो कि वो अपने हिसाब से वो काम करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर काम के लिए आपको बॉस से पूछना पड़े, आप अपना खुद का भी दिमाग, सर आपने बोला नहीं, याद करें, बोला नहीं क्या, आप खुद सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए था। तो वर्कर को भी ऐसा होना चाहिए कि वो अपने हिसाब से भी वो काम करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन टू टेक द फर्स्ट स्टेप्स, डोंट वेट फॉर अ बॉस। So employee must encourage to think and work with some innovative idea. Innovative मतलब आज कुछ तूफानी करते हैं, कुछ नया करना। ओके, तो कुछ नया डिफरेंट तरीके से आप काम कर रहे हो। ओके, एंजॉय कर रहे हो अपने वर्क को। कुछ होता है हर काम के लिए बॉस बोलेगा, एवरी काम के लिए बॉस आपको टोचर नहीं देते बैठेगा, दैट इज नॉट फेयर डील। ओके, यू हैव टू थिंक दैट हाउ मेरे को एज अ कॉमन सेंस क्या काम करना चाहिए। ओके, दैट्स कॉल्ड वर्ड इनिशिएटिव। एंड लास्ट वन है स्पिरिट डिकॉप्स। स्पिरिट डिकॉप्स का मतलब होता है टीम वर्क। एक वर्ड है प्रोवर्ब, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति है, तो दैट इज अ टीम वर्क। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, मैनेजमेंट सिंगल एक्टिविटी नहीं है, सब ग्रुप एक्टिविटी। और जहाँ पे ग्रुप है वहाँ पे जब तक टीम मिलके काम नहीं करेगा यू विल नॉट गेट सक्सेस। तो आपको सब लोग मिलके काम करने चाहिए, सो इट मीन्स द टीम वर्क। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी। ओके,
एंड मैनेजर मस्ट फॉलो द टीम वर्क पॉलिसी टू गेट द डिजायर गोल। और जब ग्रुप है तो आपको एज ए मैनेजमेंट एज ए एम्प्लॉय दोनों को मिलके साथ में चलना है, ओके ना। क्योंकि ओनली मैनेज एग्जाम्पल स्कूल कॉलेज क्लास टीचर पढ़ा रहे हैं कि बच्चे नहीं पढ़ने को रेडी है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं बट टीचर नहीं है, वी विल नॉट गेट द रिजल्ट, ओके ना। बैट्समैन ने मेहनत करके 400 रन बनाया और बॉलर ने दिल खोल के 400 रन दे दिया। व्हेन द बैट्समैन और बॉलर बहुत साथ में काम करेंगे तो सब टीम जीतेगा, कोई एक जन के करने से नहीं जीतने वाला है। दैट इज कॉल्ड अ स्पिरिट बिग हॉप्स। दिस इज द 14 प्रिंसिपल है, ठीक है। पॉज करो पहले।